हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक दैट इज़ चीट कोड्स, जो कि आपको मदद करेगा इन व्हाट सो एवर एग्ज़ाम यू आर अप्लाइंग फॉर। ठीक है, ना कि सिर्फ CSIR नेट में, बल्कि बहुत ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें कि ये टेक्निक्स आपको मदद करती हैं। सो बेसिकली आई कॉल देम चीट कोड्स। बट अगैन ये चीट कोड्स दैट डज नॉट मीन कि हम चीटिंग करने वाले हैं कहीं से, या मैं आपको कुछ चीट कोड्स देने वाली हूँ। चीट कोड्स का मतलब होता है कुछ ऐसे हैक्स, कुछ ऐसे कोड्स जो आपको मदद करेंगे व्हेन यू आर इन एग्जाम हॉल। ठीक है, ऑल्सो अगर आपने तैयारी अच्छी की है तो ये डेफिनेटली आपके स्कोर को 50 to 60% तक बूस्ट करने की आपको हिम्मत देंगे। ओके, सो बेसिकली दिस इज़ अ टेक्निक नोन एज KEC टेक्निक विद प्रूफ एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। इसको समझने के लिए लास्ट तक इस वीडियो को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इवन दो वी नो द टेक्निक, इवन दो वी नो द ट्रिक्स, बट वी इफ़ वी डोंट नॉट नो कि हाउ टू अप्लाई देम, हाउ टू यूज़ देम, हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि ये सीखना कि वो ट्रिक्स जो है या वो जो कोड्स हैं उनको अप्लाई कहाँ पे करना है, कैसे करना है, कब करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बाकी फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर जाइए। ऑलरेडी आप जैसे कई हज़ार बच्चे वहाँ पे प्रेजेंट हैं। इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब को सब्सक्राइब ज़रूर से करना है फॉर ऑल द अपकमिंग जितने भी वीडियोज़ हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने जो ये वाला वीडियो है जहाँ पे हम चैम्पियंस के लिए कोई इनिशिएटिव लेकर आ रहे हैं उसको आपने देख लिया है, एंड अकॉर्डिंगली आप लोग उसके हिसाब से काम करना शुरू कर दिया है आपने। और अनअकैडमी फॉलो कर लीजिए जिससे कि सारे अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। सो व्हाट इज़ दिस KEC टेक्निक एक्चुअली? सबसे पहली चीज़ मैं आपको समझाना चाहती हूँ, 3 शब्दों से मिलकर बना है। K स्टैंड्स फॉर कीवर्ड्स, E स्टैंड्स फॉर एलिमिनेशन, ठीक है, एंड देन C स्टैंड्स फॉर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। तो कैसे इन चीज़ों को हम समझेंगे, एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे सामने कीवर्ड्स। कीवर्ड्स में आपके पास कुछ चीज़ें होंगी। ये 10 जो पॉइंट्स है, ठीक है, दीज आर 10 पॉइंट्स, और ये 10 पॉइंट्स आपके एग्ज़ाम हॉल के जो एक्टिविटीज़ है उसको डिसाइड करने में डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है लुक फॉर एक्सट्रीम वर्ड्स। ठीक है, एक्सट्रीम वर्ड्स का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम वर्ड्स जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगी। तो फर्स्ट पॉइंट इज एक्सट्रीम वर्ड्स। ठीक है, अब कौन कौन से हो सकते हैं एक्सट्रीम वर्ड्स? ऑलवेज कैन बी एन एक्सट्रीम वर्ड। ठीक है, इसके अलावा ओनली, स्ट्रिक्टली, exclusively, stringently, all, okay, never, okay, and then we can say और भी इसी तरीके के शब्द जो आप समझ जाओगे। मतलब आई होप कि आप लोग जो इसके पीछे की जो फीलिंग है उसको आप समझ चुके होगे कि जहाँ कहीं पे भी एक्सट्रीम टर्म्स आते हैं, ठीक है, 99% चांस है कि वो वाला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट होगा। ऑलराइट, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग कि जब भी कभी इतने एक्सट्रीम टर्म्स आपको मिलते हैं वो स्टेटमेंट के गलत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। आई विल शो यू द एग्जाम्पल्स, आगे बात करेंगे हम। फिर आते हैं पॉसिबल स्टेटमेंट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पॉसिबल स्टेटमेंट? सो अगर आप यहाँ बात करोगे पॉसिबल स्टेटमेंट्स, ओके, तो पॉसिबल टर्म्स कौन कौन से होते हैं? मे, कैन, माइट, पॉसिबली, generally, okay, should, etc. इनमें से कोई भी टर्म यदि आपको देखने मिलता है तो आप बता सकते हैं कि वो स्टेटमेंट के करेक्ट होने के चांसेस 99% तक होते हैं। ठीक है, 1% आई एम लीविंग है बिकॉज ऑफ कोर्स देयर आर दिस थिंग, मतलब ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल होती है कि कई बार आपकी ये चीज़ें काम नहीं करें। तो अगेन दैट इज़ वाई आई ऑलवेज से कि सिर्फ हैक्स से नहीं होगा, ये हैक्स उनके लिए सबसे ज़्यादा काम करेंगी जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ाई की है। सो नॉलेज प्लस आपके जो ये हैक्स हैं या कोड्स हैं, दिस विल वर्क इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे आपको एक और चीज़ बतानी है, इस केस में भी और नेक्स्ट वाले केस में भी। क्या है वो चीज़ कि यदि एक से एक स्टेटमेंट में यदि आपको ये टर्म्स मिल रहे हैं तब तो वो स्टेटमेंट के रॉन्ग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बट अगर आपको मोर देन वन स्टेटमेंट में आपको ऐसे टर्म्स देखने मिल रहे हैं, लाइक 2 स्टेटमेंट या 3 स्टेटमेंट देखने मिले जहाँ पे आपको ओनली दिखाई दे रहा है,
ठीक है। तो वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि वो सारे के सारे ओनली वाले स्टेटमेंट गलत नहीं होंगे। इट इज़ नॉट अ दिस थिंग कि वो सब गलत होंगे। इन जनरल ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि उनमें से कोई एक तो ज़रूर सही होता है, ठीक है। आउट ऑफ देम ऑल एक या दो ज़रूर सही होंगे, तो अकॉर्डिंगली आपको देखना है। सिमिलरली जो पॉसिबल स्टेटमेंट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है, एंड ऑप्शन में भी आपको उसी तरीके से ऑप्शन है, और वो चारों स्टेटमेंट में मे या कैन प्रेजेंट है, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो आपके चारों के चारों सही हों। यहाँ पे वो वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट इज फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज। फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज, अब हम साइंस के बारे में बात करें, ठीक है। आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है, जितनी भी हम टेक्निक्स, ये टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करते हैं, वो सब की सब आपकी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज है। मतलब कि वी कैन नेवर से विद फुल श्योरिटी कि हमें उस टेक्निक के बारे में सब कुछ पता है, या किसी को भी उस टेक्निक के बारे में सब कुछ पता है, या फिर उसके जो फ्यूचर यूजेस हैं उसमें एक पर्टिकुलर चीज़ को हम इग्नोर कर सकते हैं कम्प्लीटली, ये हम नहीं बोल सकते 100% श्योरिटी के साथ में। तो इफ़ इन केस लेट्स से कोई भी आपको टेक्निक दी गई है और उससे आपको कुछ चीज़ें बताई गई हैं, आपको हालांकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हमें एकदम श्योर ये पता है कि नहीं, इसका तो काम यही होगा, ठीक है, इसका तो काम कुछ और होगा ही नहीं। तो लेट्स से एलाइजा, ठीक है। तो एलाइजा का काम आपको पता है कि डिटेक्ट करना है, एंटीजन को हम डिटेक्ट करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको बोल दे फॉर एग्जांपल कुछ भी और, या फिर किसी भी और टेक्निक में कोई भी चीज़ें बता दें आपको, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, क्योंकि इन जनरल ये वाली जो टेक्नोलॉजी वाला कॉन्सेप्ट होता है उसमें जितने भी ऑप्शंस आपको दिए गए हैं उनके करेक्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बिकॉज यू नेवर नो वाला स्थिति आ जाता है। तो फ्यूचर की बात हो रही है और फ्यूचर में क्या हो सकता है ये आपको भी नहीं पता, ठीक है। तो दैट इज़ वाई आई ऑलवेज टेल यू कि ये सही होने की काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। फिर आता है जस्ट ऑपोजिट्स। जस्ट ऑपोजिट का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। सो फोर्थ कंडीशन, जस्ट ऑपोजिट्स। यहाँ पे क्या होगा, लेट्स से आपके पास दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। लेट्स से आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है कि साइटोकाइनिन, ठीक है, इंड्यूसेस शूटिंग, ओके, एंड द सेकेंड स्टेटमेंट सेज साइटोकाइनिन डज नॉट इंड्यूस शूटिंग। तो क्या ये दोनों, और इसके अलावा दो और स्टेटमेंट दिए गए हैं जिनसे फिलहाल मुझे मतलब नहीं है, ठीक है। क्या ये दो स्टेटमेंट एकदम सेम और बट ऑपोजिट स्टेटमेंट्स है ना, जस्ट ऑपोजिट्स, इसके एकदम ऑपोजिट बात बोल रही है। तो इन दोनों में से एक बात तो ज़रूर सही होगी और इन दोनों में से एक बात ज़रूर गलत भी होगी, ठीक है। तो दोनों बात सही नहीं हो सकती, तो अकॉर्डिंगली आपको वो चीज़ ढूंढनी होगी कि वहाँ पे कहाँ पे आपको ऐसा सिनेरियो देखने मिल रहा है कि दो स्टेटमेंट एकदम सेम और ऑपोजिट है, और उनमें से कोई एक को आपको सही करना होगा बेस्ड अपॉन योर नॉलेज ऑफ कोर्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, फाइंड आउट ऑड वन आउट, ठीक है, फाइंड आउट द ऑड वन आउट। तो ऑड वन आउट कंडीशन क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल, अब ऑड वन आउट आप सभी समझते होंगे, कोई भी चार चीज़ें, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कैट, ठीक है, लेट्स से टाइगर, एंड देन लेट्स से लेपर्ड, ठीक है, एंड देन लेट्स से आपका रैबिट, ओके। तो इन चारों में से कैट, टाइगर, लेपर्ड एंड रैबिट, आप बहुत आराम से जज कर पाएंगे कि रैबिट इज द ऑड वन आउट। सिमिलरली अगर आपको चार स्टेटमेंट दिए जाते हैं और जब आप उनको पढ़ते हो विद रेफरेंस टू द क्वेश्चन, आप बहुत आराम से ये जज कर सकते हो कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ऑड वन आउट है। अब वो ऑड वन आउट डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन कैन बी करेक्ट, कैन बी इनकरेक्ट, बट if there is a statement which is odd one out, you should be giving a proper emphasis उस particular statement को, ठीक है। नेक्स्ट, यूज़ एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी। एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी, तो जितनी भी अभी तक मैंने आपको चीज़ें बताई, चाहे वो एक्सट्रीम वर्ड्स को देखना हो, चाहे वो पॉसिबल स्टेटमेंट्स को देखना हो, ठीक है। एक्सट्रीम वर्ड्स जो होता है, ये वाला तरीका आपको एलिमिनेशन में बहुत ज़्यादा मदद करता है, ठीक है। आप बहुत आराम से जज कर पाते हो क्योंकि दिस इज एक्सट्रीम वर्ड, दिस सीम्स टू बी इनकरेक्ट, तो इसको आप एलिमिनेट कर दोगे इस स्टेटमेंट को। और कई बार ऐसा होता है, मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि सिर्फ एक स्टेटमेंट को एलिमिनेट करते साथ आपको आपका आंसर मिल जाता है। ये मैं आपको एग्जाम्पल के साथ आगे दिखाऊंगी, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा काम करती है ये टेक्निक। फिर आता है सेवेंथ पॉइंट, व्हेन टू गेस, व्हेन नॉट टू गेस, ठीक है, कि कब आपको गेस एग्जैक्टली करना है उस क्वेश्चन को में गेस वर्क को मतलब कर सकते हो, कब नहीं कर सकते हो। लेट्स से, चलिए
तो इसका भी एक एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं। 7th पॉइंट, लेट्स से आपके पास कोई सवाल दिया गया है कि आई एम टेकिंग सम इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो लेट्स से आपको कुछ क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सी जो स्पीशीज़ है या फिर कौन सी स्पीशीज़ लेट्स से क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है या फिर बोल दीजिए वल्नरेबल स्पीशीज़ है, ठीक है। और आपको 4 ऐसे नाम दिए गए जो आपने कभी भी नहीं सुने हैं, मतलब चारों में से कोई भी कभी नहीं सुना है, ठीक है। सो दैट इज़ अ सिनेरियो व्हेन यू शुड नॉट बी डूइंग एनी गेस वर्क, क्योंकि वहाँ पे आपको कुछ नहीं पता। इवन इफ यू विल बी गेसिंग, आपके पास देयर इज हमेशा ये काम कैसे करता है, ये चीज़ प्रोबेबिलिटी पे काम करती है, ठीक है। अगर आप एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो, है ना, तो आपको पता है कि हर एक ऑप्शन के पास 25% का ये है वेटेज है, ठीक है। तो एक ऑप्शन को जैसे ही आपने एलिमिनेट किया, आप 1 आउट ऑफ 3 वाला बात हो जाएगी, है ना। फिर आपने एक और एलिमिनेट किया, आप 50-50% आपके पास चांस रहेगा कि ठीक हो सकता है ना। तो इस तरीके से एलिमिनेशन का जो कॉन्टेक्स्ट है वो वर्क करता है। बट यहाँ पे अगर आप समझोगे इस पर्टिकुलर इस पे, तो आपको चारों में से कुछ भी नहीं पता, तो वॉट एवर यू विल बी गेसिंग दैट इज ऑलवेज बी 25% ओनली, है ना। सो दैट इज अ वेरी वाइल्ड गेसिंग, यू शुड नॉट बी डूइंग दैट, स्टॉप डूइंग दैट इफ यू आर डूइंग सो, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, अगर आपको कंडीशन पता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको उसमें से एक तो पक्का पता है कि ये तो नहीं होगा, ठीक है, तभी भी आई वुड सजेस्ट कि अगर आपने इतने मार्क्स के क्वेश्चन कर लिए हैं कि आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, स्किप दैट क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप नहीं कर पाए हो उतने मार्क्स, फॉर एग्जाम्पल आप 90 मार्क्स का अटैम्प्ट ही कर पाए हो, तो ऑफकोर्स यू नीड टू डू दिस, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। सेकंड कंडीशन, अगर आपके पास 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो या आपने एलिमिनेट कर दिए, 2 ऑप्शन में से आप कंफ्यूज हो, ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, ठीक है। बट अगेन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इस चीज़ में बहुत ख़राब होते हैं, मतलब बहुत ख़राब, उनको वो जिस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं वो ऑप्शन इन जनरल रॉन्ग ही होता है, ठीक है। तो ये आप कैसे पता कर पाओगे, ये जब आप टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जब आप वो सॉल्व कर रहे हैं, तो जस्ट ट्राई टू ट्रीट योर सेल्फ एज अ न्यू पर्सन, मतलब उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, और सोच के देखो कि आपका दिमाग किस ऑप्शन की तरफ जा रहा है। और ऐसे सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं, पता नहीं बहुत सारे, मतलब कम से कम 5 से 10 टेस्ट दीजिए, ये कीजिए, एंड देन जज योर सेल्फ कि आप कौन से वाले स्टूडेंट, बिकॉज फ्यू पीपल आर वेरी गुड एट गेस वर्क, अ फ्यू आर नॉट एट ऑल, ठीक है। तो इफ़ यू आर अ पर्सन जो कि गेस वर्क नहीं कर पाते अच्छे से, आपको ये काम नहीं करना चाहिए। आपको शॉर्ट जो क्वेश्चन है जिनको आपको पक्का पता है कि यही आंसर होगा, आपको वही करना है, या तो फिर आपको स्किप कर देना। अगेन अगर आप इस कंडीशन में हो जब आपको लगता है कि आप इतने भी क्वेश्चन नहीं कर पाए हो कि आपका सिलेक्शन होगा, तब तो आपको करना ही पड़ेगा, यू हैव नो अदर चॉइस, ठीक है। बट उस क्वेश्चन उस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि आप अभी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए और अपने आप को उस पर्टिकुलर सिचुएशन से सेव कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इज 8th, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होते हो, ठीक है। पहली बात तो आपने जो यूनिट्स प्रिपेयर किए हैं, है ना, जो भी आपकी स्पेसिफिक यूनिट्स हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, जो इसको सिलेक्ट करने का ऑर्डर होता है वो मेरे हिसाब से आप मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। इसके अलावा जो मल्टीपल ऑप्शन वाले, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले होते हैं, फॉर एग्जांपल ABC, ABD, इस तरीके के जहाँ पे आपको मिक्सिंग मैचिंग करके दिया जाता है, बिकॉज वहाँ पे एलिमिनेशन बहुत अच्छे से वर्क करता है, ठीक है, उसको करने का ट्राई कीजिए। एंड देन सबसे लास्ट में आप कोशिश कीजिएगा जो 1 लाइनर्स होते हैं, ठीक है, एक स्टेटमेंट दे दिया आपको 4 और अकॉर्डिंगली आपको काम करना है वहाँ पे। और ऑल्सो जहाँ पे भी कहीं आपको हैक्स काम करती हुई दिख रही हैं, उनको ज़रूर से सिलेक्ट कीजिए। तो ये 3 जो 1, 2 और 3 है, दीज आर योर प्रायोरिटीज़। एंड जो ये 4th वन है, दिस यू शुड बी डूइंग इन 2 सिचुएशंस ओनली। फर्स्ट, यू आर एब्सोल्युटली श्योर अबाउट इट। सेकेंड, यू हैव नो वेयर टू गो, लाइक आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचा, आप क्या करेंगे, ऐसा वाला स्थिति है, तो कर लीजिए। फिर आता है 9th, डेटा बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ कहीं पे भी डेटा दिया है, आपको फैक्ट्स दिए हैं या आपको नंबर्स दिए हैं, ठीक है। तो इस स्थिति में बहुत अलग सी चीज़ें देखने मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पे भी आपको नंबर्स दिए रहते हैं, ठीक है, वो चीज़ें एकदम सही होती है, और कई बार ऐसे देखने मिलता है कि नंबर्स आपको जानबूझ के सिर्फ इसलिए दिए जाते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू। आप जब आप पढ़ाई कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अब डीएनए के जो आपका पर टर्न कितना रेजिड्यू प्रेजेंट है ना,
इस तरीके की अगर बातें हैं तो वो आपको जो एकदम बेसिक चीज़ें हैं उनको याद रख लीजिए, जो एकदम बेसिक नहीं है ऑफ कोर्स आप उनको सबको याद नहीं रख सकते, सो थिंक अकॉर्डिंगली, थिंक वाइजली, ठीक है, एंड देन डिसाइड। ऑलराइट, फिर आता है 10th मेटा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। ये क्या होता है? तो अगर मैं आपको मतलब सच में बताऊं, आप इस बात को अपने आप से आजमा के देख सकते हो, खुद से चेक करके देख सकते हो, आपके पेपर में लगभग 40%, और ये मैं स्पेसिफिकली बोल रही हूँ सेक्शन सी के लिए, ठीक है, लगभग 40% पेपर ऐसा होता है वेयर जस्ट यू नीड टू अप्लाई योर बेसिक सेंस, योर कॉमन सेंस, ठीक है, जो भी आपके पास कॉमन सेंस है ना, आपको बस उसको अप्लाई करना है। आपको कोई बहुत नॉलेज या इसे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको वो क्वेश्चन में सारी की सारी इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है, सब इन्फॉर्मेशन देगा, बस आपको एक्सट्रैक्ट आउट करना है उसमें से वो चीज़ जो आपके काम की है, और बस आपको जो प्रॉपर आंसर है उसको सिलेक्ट करना है। तो ये मैं आपको बोल रही हूँ 40% तक होता है, मतलब आप समझ रहे हो कि बिना पढ़े भी आप इतना पेपर सॉल्व कर सकते हो यदि आपका दिमाग एक्टिव है, आप उस वक्त उस कंडीशन में। और उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको बहुत सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मैं तो बोलूँगी आपको कि 10 साल के कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाइए, मतलब कि 20 पेपर प्लस डीबीटी के प्लस आपके गेट के प्लस जितने भी एग्जाम्स दे सकते हो, जितने भी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हो, उन सब के PYQ सॉल्व करके जाओ, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आपके इसकी तरफ, जो ये है, ठीक है, मतलब जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको देखने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ में। तो ये पहला क्वेश्चन, ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको क्या बता रहे हैं, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रही हूँ, मैं आपको बस तरीका समझा रही हूँ, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन की जब मैं बात करती हूँ आपसे, तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपको बताया है सम इंट्रॉन्स मे हार्बर ऑल्सो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट विच आर, ठीक है, और जो दो ऑप्शन है उसमें आपको ऑलवेज दिया है ना। तो सिर्फ ऑलवेज को देख के आप, ऑफ कोर्स सिर्फ ऑलवेज को देख के आप मार्क मत कर दीजिएगा, आपको क्वेश्चन भी और ऑप्शंस भी पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। बट जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे बताया, उनको देख के आपको पता है कि ये और ये इन जनरल गलत होना चाहिए, 99% तक आपने गलत मार्क किया। अब आपके पास दो ऑप्शन है, आपको उन दो में से सेलेक्ट करना है, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। तो एटलीस्ट आप 50% पे तो पहुंच गए, एलिमिनेट कर पा रहे हो आप, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करती हूँ आपसे, तो आप देख पाएंगे बड़े आसानी से कि जो ये है, मतलब यहाँ पे आप देख पाएंगे स्टेटमेंट जो बी है उसमें ओनली इन लेट जीवन लिखा हुआ है। तो आप बी को एलिमिनेट करना चाहोगे ऑफ कोर्स, ठीक है, बी को आप एलिमिनेट करोगे तो आपने 3, आपके पास सीधे आंसर ही आ गया है, ठीक है, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे यदि हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिया, मैंने आपको क्या बोला था, जब एक से ज़्यादा में हो, जब एक से ज़्यादा में सेम कंडीशन हो तो उनमें से कोई एक सही होने के काफ़ी चांसेस होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 जगह ओनली लिखा हुआ है और बाकी में ऑफ कोर्स नहीं दिया हुआ है कुछ भी, ठीक है। तो इन्हीं दोनों में से एक कोई करेक्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, एंड ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो शुड बी अवेलेबल एंड इनकरेक्ट आपको यहाँ पे ऑफ कोर्स मार्क करना है, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, सो सी स्टेटमेंट को देखते हैं, पहले ए को देखते हैं, शुड बी अवेलेबल इन द जर्म प्लाज्म, शुड बी अवेलेबल, ठीक है, एक थोड़ा सा एक्सट्रीम टर्म है, नॉट एकदम प्रॉपर एक्सट्रीम बट थोड़ा सा एक्सट्रीम टर्म है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं मोर सक्सेसफुल अमंग कंपेयर टू सेक्शुअली इनकम्पैटिबल स्पीशीज, हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को बताना है, ठीक है। इनकरेक्ट को अगर आप देखोगे, ओके, ठीक है, तो इनकरेक्ट को अगर मैं देखती हूँ, सबसे पहले स्टेटमेंट बी को देखिए, अवेलेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूलर मार्कर्स लिंक टू द ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड डिसेलरेट द प्रोसेस ऑफ ट्रेट इंट्रोग्रेशन इनटू डिजायर्ड वैरायटीज। अब ये आपको क्या करना होगा, ये आपको थोड़ा दिमाग पे जोर डालना होगा। अगर आपको थोड़ा भी पता है कि जो ट्रांसजेनिक्स बनता है या जो प्लांट ब्रीडिंग की बात होती है उसमें क्या होता है, उसमें आपको पता है कि मॉलिक्यूलर मार्कर्स जो होते हैं, ठीक है, वो डीएक्सेलरेट नहीं करता आपके लिंक, अगर उसको हो तो वो आपको मदद करता है, वो हेल्प करता है, एक्सेलरेट करता है, ठीक है। सो दिस इज अ मेटा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन बोल सकती हूँ मैं, ठीक है। या फिर तो इसके हिसाब से आपका जो बी स्टेटमेंट दैट इज इनकरेक्ट, बी एक इनकरेक्ट हुआ तो या तो ओनली बी या तो बी एंड डी। डी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि कोडोमिनेंट मार्कर कैन नॉट बी यूज्ड। अगेन मैंने आपको बताया था कि दिस इज फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज करना, कैन नॉट बी, ठीक है, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट अपने आप में, है ना।
तो डी सीम्स टू बी इनकरेक्ट अगेन। तो डी इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, दे कैन बी यूज ऑफ कोर्स, है ना। और मतलब बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ कर ही सकते होंगे, तो इस तरीके की बात है ना। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो जनरली लिखा हुआ है, देख पा रहे होगे अगर, ब्रीडिंग प्रोसीजर टू इम्प्रूव प्लांट वैरायटी आर जनरली, तो जनरली वाली बातें मैंने आपको बताई थी कि पॉसिबल वाली में आती है, तो ये इनके करेक्ट होने के चांसेस होते हैं। तो सी आपको दिखाई देगा कि सी के करेक्ट होने के काफ़ी चांसेस है, उससे भी आप एलिमिनेट कर सकते थे, काफ़ी कुछ चीज़ें पता चल जाती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे भी हमको कुछ कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो बताई गई है। ठीक है, ओके, नाउ ऑलराइट, तो यहाँ पे हमको करेक्ट स्टेटमेंट्स को बताना है। ठीक है, ओके, जब मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब भी कभी मे, ऐसे मे, माइट, कैन, ये सारे स्टेटमेंट जहाँ रहेंगे वो उनकी पॉसिबिलिटी सही होने की काफ़ी ज़्यादा है। दैट शोज अस कि ए जो है पॉसिबली करेक्ट होना चाहिए। ए करेक्ट होना चाहिए मतलब कि 1 या तो 4 में से कोई एक करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब सी दोनों में ही है, सी दोनों में ही है, अगेन सी सेम्स टू बी करेक्ट वापस से। ठीक है, बी और डी को देखते हैं। बी, एट द स्टेज ऑफ स्पेसिफिकेशन सेल कमिटमेंट इज नॉट लिबाइल एंड स्टेटमेंट ई तो इनके हिसाब से गलत ही हो गया है, आपको ओके बी और डी में से देखना था। डी, साइटोस्केलेटल अरेंजमेंट मेंटेन पोजिशनिंग ऑफ न्यूक्लियाई इन द सिंसिशियम which enables specification of these nuclei by opposing morphogen gradient namely bicoid and cordon in the Drosophila। ठीक है, तो अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा यू मस्ट बी अवेयर कि जो स्टेटमेंट डी है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, ऑल्सो वन मोर थिंग कि इस क्वेश्चन से मैं आपको जो दिखाना चाहती थी वो ये कि सिर्फ एक स्टेटमेंट के बेसिस पे यू आर एबल टू एलिमिनेट एटलीस्ट 2 ऑप्शंस, और उसके बाद इन दोनों को आप अपने नॉलेज की मदद से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हमको क्या बताया, काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं, और इस क्वेश्चन को मतलब ये एक एग्जाम्पल है। आई हैव प्रोबेबली एक्सप्लेंड इट मेनी अ टाइम्स इस क्वेश्चन जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, बट फिलहाल के लिए मैं आपको जो बताना चाहती हूँ वो ये है कि ये क्वेश्चन आपका मेटा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कोई भी प्रायर नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये उस एक टाइप का एग्जाम्पल है जहाँ पे आपको पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है चीज़ें। तो फिलहाल के लिए आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट, आई हैव जस्ट पुट एन एग्जाम्पल, ट्राई इट योर सेल्फ, आपको समझ में डेफिनेटली आएगा। अगर नहीं आता है डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन इट इन द सम और द अदर सेक्शन। ऑलराइट, ओके, देन वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। तो इस क्वेश्चन में वापस से आप देखोगे तो ओके, स्ट्रिक्टली मेंटेन, स्टेटमेंट बी को पढ़ेंगे तो स्ट्रिक्टली मेंटेन, ऑफ कोर्स बी स्टेटमेंट सीम्स टू बी रॉन्ग, बी स्टेटमेंट सीम्स टू बी रॉन्ग, तो 2 स्टेटमेंट हट गए हैं, 4 या तो 1 में से कोई एक होगा। ठीक है, ओके, नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पे डी स्टेटमेंट, हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर ऑल कोर हिस्टोन्स एक्सेप्ट ऑल कोर हिस्टोन्स। ऑल अगेन एक स्ट्रॉन्ग एक एक्सट्रीम टर्म है। ठीक है, इन जनरल, तो डी स्टेटमेंट सीम्स टू बी इनकरेक्ट, तो ये इनकरेक्ट हो गया, तो हमारे पास सिर्फ एक ही आंसर बचा एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, चलिए एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं फाइनली। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगी आपके सामने, ओके, तो ओके ऑलराइट, अप्लाइज ओनली टू द लार्जर इंट्रॉन्स, स्टेटमेंट डी अप्लाइज ओनली टू द लार्जर इंट्रॉन्स, डी को हटाते साथ आपको आपका आंसर मिल जाएगा एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आप देख सकते हो कितने, और ये एक पेपर की क्वेश्चन है, ये मैंने अलग अलग पेपर से नहीं उठाए हैं, ये एक ही साल के एक ही बार के पेपर के उठाए हुए सारे क्वेश्चन है। आप देख सकते हो कितने सवाल अभी तक मैं आपको सिर्फ ट्रिक के बेसिस पे कंप्लीट करके दिखा चुकी हूँ, है ना, करेक्ट करके। इससे ज़्यादा मुझे शायद आपको प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है कि हाउ मच दिस टेक्निक वर्क्स। सो #KEC टेक्निक, है ना, चीट कोड्स, आई होप दिस विल वर्क फॉर यू। प्रैक्टिस करो इसको एक्चुअली समझने के लिए बहुत सारा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, वो अगर आप नहीं करोगे तो वो नहीं समझ पाओगे, वो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एवरीथिंग है। ठीक है, ट्राई करो, मैं भी बहुत सारी क्वेश्चंस को कोशिश करूंगी आपको प्रैक्टिस करने का। अगर आप चाहते हो कि मैं और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊं इस टेक्निक को यूज़ करके जो हम कर सकते हैं सॉल्व, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो डू लेट मी नो आपको कैसा लगा ये वीडियो, अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, और कुछ चाहते हो, क्या चाहते हो एग्जैक्टली। ठीक है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, अपने सजेशंस ज़रूर दिया कीजिए। ठीक है, और अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर से करो। ख्याल रखो अपना, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।